नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर, जहां होने वाली है आपकी आज की राजस्थान की क्लास। तो जल्दी से आएंगे बच्चों। अच्छा, सीईटी की क्लास है। सीईटी में व्याकरण की प्रश्नोत्तरी आपकी चल रही है। आज हम करेंगे बच्चों आप सभी के साथ मिलीजुली प्रश्नोत्तरी। तो जल्दी से आएंगे वो सभी बच्चे जो नए हैं, जिनको कोर्स का आइडिया नहीं है, जिन्हें तैयारी करनी है सीईटी की। बच्चों, टेलीग्राम चैनल एक बार जरूर ज्वाइन करें, ताकि क्लास से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ, कोई भी नोटिफिकेशन और आपके बैच में आपको पूरे बैच में कौन से एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, ये सारी जानकारियां आपको मिलती रहे। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। जब हम कर रहे थे बच्चों समास, तब आपको ये थोड़ा सा बताया गया था डिटेल में कि वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहे जाते हैं। एक बार देखेंगे, फिर उत्तर देंगे प्रश्न का कि वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पदबंध कहलाते हैं, शब्दांश कहलाते हैं, पद कहलाते हैं या वाक्यांश कहलाते हैं। अच्छा, वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का अंश। पूर्णतः गलत है, वाक्यांश बिल्कुल सही नहीं होगा। शब्दांश शब्द का अंश होता है। आप उपसर्ग और प्रत्यय को क्या कहते हैं? आपके उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों क्या कहलाते हैं? शब्दांश कहलाते हैं। उपसर्ग बस मूल शब्द के आगे जुड़ता है, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़ता है। तो पीछे की तरफ, आगे की तरफ जुड़ने वाला है उपसर्ग, पीछे की तरफ जुड़ने वाला है प्रत्यय। अच्छा, पदबंध, पदों का बंध बिल्कुल गलत है, पद ही होंगे सही। अच्छा, समास में भी आपने क्या पढ़ा था? समास की परिभाषा में आप क्या पढ़ते हैं? दो पदों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका वाक्य। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है? वाक्यों का निर्माण कैसे होता है? पदों के मेल से होता है वाक्य का निर्माण। सी ऑप्शन सही होगा। पिताजी ने मोहन के लिए 4 किताबें खरीदी। पिताजी ने मोहन के लिए 4 किताबें खरीदी, इस वाक्य में के लिए किस कारक की विभक्ति है? आसान सा प्रश्न है, सोच कर देखिए कि पिताजी ने मोहन के लिए 4 किताबें खरीदी थी, इनमें के लिए किसकी विभक्ति होगी? करण की विभक्ति है, संप्रदान की विभक्ति है, संबंध की है, या है अधिकरण की विभक्ति? पिताजी ने मोहन के लिए, ये है आपका प्रश्न। अच्छा, कहीं भी पूछा जाए के लिए तो आपको क्या करना है? वापस कारक वाली विभक्तियों पर आए, जो जो आपको याद है कम से कम। कर्ता ने कर्म को करण के साथ से लगा, लेकिन सामान्य से है, अलग होने वाला से नहीं है। कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान के लिए, अब संप्रदान के साथ ही कौन सी विभक्ति लगती है? संप्रदान के साथ ही विभक्ति लगती है से। तो पिताजी ने, अच्छा पिताजी के साथ जो ने लगा है, ये किसके लिए लगा है? कर्ता ने कर्म को, तो मोहन के लिए। अब ये के या को क्या होगा? कर्म को हो जाएगा। के लिए 4 किताबें खरीदी। अब ये जो के लिए था, यहाँ पर आपका के लिए जो प्रयोग हो रहा है, किसके लिए प्रयोग होगा? के लिए का प्रयोग किसके लिए हुआ है? संप्रदान के लिए हुआ है। बच्चों बी सही होगा। जब ने आ जाएगा तो ने किसके लिए प्रयोग होता है? कर्ता के लिए प्रयोग होता है। अच्छा, संबंध का आप लिखकर बताएं कि संबंध की विभक्तियां क्या क्या होती हैं। इसके अलावा, अच्छा संबंध का बच्चों आपको का की पता होगा, इसके अलावा भी बताइए, इसके अलावा भी संबंध की कुछ विभक्तियां हैं। करण आप जानते होंगे, अधिकरण में पर आप पढ़ते हैं। राम ने सारी पुस्तक पढ़ ली, इस वाक्य में ने किस कारक का चिन्ह है? राम ने सारी पुस्तक पढ़ ली, ये ने कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? कर्ता के लिए, कर्म के लिए, करण के लिए या संप्रदान के लिए? ने विभक्ति का प्रयोग किसके लिए होता है? आपने पहली विभक्ति में ही जो पढ़ा था, करण से पहले कर्ता ने कर्म को, कर्म तक भी जाने की आवश्यकता नहीं थी, कर्ता के साथ ही आपने कौन सी विभक्ति पढ़ी? कर्ता ने। तो राम ने किसने काम किया? जिसने काम किया वही क्या है? आपका कर्ता है। तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य। अब कर्ता का वाक्य से संबंध जोड़ने के लिए, अच्छा बच्चों अगर आपने ध्यान दिया हो, कारक की परिभाषा में आप क्या पढ़ते हैं? कारक की भी परिभाषा थोड़ा सा जान लेंगे। कारक की परिभाषाओं में आपने क्या जाना है? जहां पर आपके शब्द क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के वे शब्द जो क्रिया से संबंध स्थापित करते हैं, पूरे वाक्य से संबंध स्थापित करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो कारक की विभक्तियां क्या करती हैं? संबंध जोड़ने का काम करती हैं। कर्ता का राम का संबंध पुस्तकों से जोड़ने का काम किसने किया है? इसी करण वाली विभक्ति ने किया है, माफी कर्ता वाली विभक्ति ने किया है, कर्ता ने। ए होगा सही। कर्म के साथ आपको मिलेगा के, करण के साथ क्या मिलेगा? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के साथ मिलेगा पीछे वाला के लिए, पीछे भी आपने देखा था के लिए। अच्छा, मेज पर पड़ी पुस्तक, मेज पर पुस्तक पड़ी है, ये जो पर लगा हुआ है, अच्छा आसान प्रश्न है लेकिन फिर भी थोड़े से जरूरी है, तो पूरी तरह से तैयारी होने के लिए ध्यान देंगे बच्चों। आपके कुछ प्रश्न तो होते हैं सरल, हर बार बताया जाता है, कुछ एग्जाम में प्रश्न सरल आते हैं, कहीं कठिन आते हैं, कहीं मध्यम आते हैं।
अगर सही से देखें तो हर एग्जाम पेपर का, कोई भी एग्जाम का पेपर उठाए, कोई भी पेपर उठाए, तो आपको प्रश्नों के ऐसे ही उत्तर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपके नॉलेज पे बेस्ड होता है, आपका ज्ञान जितना है आपको प्रश्न पत्र भी वैसा ही दिखाई देता है। तो जो प्रश्न आपको आसान लगते हैं कोशिश कीजिए आसान को एकदम पक्का कर लेने का, जो मध्यम है उसे ज्यादा सीखने का, जो कठिन है उसे थोड़ा छोड़ देंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो मध्यम है, जो एकदम आसान है, उस पर अपनी पकड़ हमेशा बनाए रखें। तो मेज पर पुस्तक पड़ी है, हो सकता है कुछ बच्चों को कर्ता वाले कुछ बच्चों को कारक ना आते हो, तो ये वाली विभक्तियां, जो विभक्ति वाले प्रश्न है, ये तो एकदम ठीक ही करेंगे। मेज पर पुस्तक पड़ी है, जहां पर आपका पर मिल जाए या फिर में मिल जाए। मैं घर में हूँ, मैं घर में हूँ, मैं घर पर हूँ, मैं छत पर हूँ। ये जो पर मिलता है, में मिलता है, कहाँ मिलता है? करण के साथ, अधिकरण के साथ, संप्रदान के साथ या फिर संबंध के साथ। तो आपके चौथे का सही उत्तर क्या होगा? करण के साथ आपको क्या मिलता है? कर्ता ने कर्म को करण से मिलता है। अधिकरण में ही क्या मिलता है आपको? में या पर। संप्रदान के साथ वापस आपको मिलता है के लिए। संबंध के साथ ही आप क्या पढ़ते हैं? का, के, की। इसके अलावा आपको मिलता है रा, रे, री भी। तो कौन सा आंसर सही होगा बच्चों? बी सही होगा। अधिकरण में ही आपने देखा है मे पर। मेज पर पुस्तक पड़ी है, कहां पर पुस्तक पड़ी है? मेज पर। रोटियों को पकने में लग जाओ, कौन सा? रोटियों को पकने में लग जाओ वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? अच्छा बच्चों, पकने नहीं होगा, पकाने होना चाहिए यहाँ पर। रोटियों को पकाने में लग जाओ। अब ये जो को का प्रयोग हुआ है रोटियों के साथ, ये कौन से कारक की विभक्ति है? कर्ता ने। कर्म के साथ क्या को लगता है? सोच कर देखिए। करण के साथ तो से लग जाता है, कर्ता के साथ ने लग जाता है, संप्रदान के साथ के लिए लग जाता है, लेकिन क्या कर्म के साथ को लगता है? बिल्कुल कर्म के साथ को लगता है। भी आंसर होगा सही। हिंदी में कारक के मूलतः कितने भेद होते हैं? अच्छा, ये तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को लगभग लगभग पता होगा कि आपको कौन कौन से कारक वाले भेद मिलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। अपादान में ही आपको क्या मिलता है? अपादान वाला से अलग होने के लिए प्रयोग होता है, भूलेंगे नहीं। अधिकरण आपको मिलता है। इसके बाद आपको कौन कौन से मिलते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इसके बाद आपको मिलता है संबंध और संबोधन। अच्छा, संबोधन में आपको क्या मिलता है? हे, अरे, तुम। जहां पर आपको कौन से माफी, तुम नहीं होगा बच्चों, हे, अरे। इसके अलावा आह इत्यादि, जहां पर आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिले, जहां पर संबोधन के लिए ये चिन्ह प्रयोग किए जाए, वहीं पर क्या होगा? संबोधन होगा। तो आपके ये 7, बाकी 8वां ये। तो कुल कितने भेद होते हैं? मूल कितने भेद होंगे? 8 होंगे। हिंदी में कारकों के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 8 माने जाते हैं। डी सही होगा। इसके अलावा जब आप तत्पुरुष पढ़ते हैं तो तत्पुरुषों में भी आपने भेद देखा है। ये भेद कारकों के ही आधार पर होते हैं। तो अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? कारकों के आधार पर अगर अलग अलग करें तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको पता चलेगा। वहां पर आप कर्ता वाला छोड़ देते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष में आपको कर्ता वाली विभक्ति नहीं मिलती है। इसके अलावा संबोधन वाली विभक्ति भी छोड़ देते हैं आप, दोनों, पहले शुरुआत वाली और अंत वाली। इसके अलावा बीच की जो 6 विभक्तियां बचती हैं, ये आप तत्पुरुष समास में पढ़ते हैं। शशि मुख पर घूंघट डाले। अच्छा, शशि मुख पर घूंघट डालने की बात हो रही है, लेकिन कहीं पर सा से सीसम तो मिला नहीं। शशि की तुलना किससे है? मुख पर। शशि जैसे मुख पर। अच्छा, आपको बताया गया था बच्चों थोड़ा सा, जब हमने अलंकार डिस्कस किया था एक मैराथन में, तो वहां पर हमने क्या जाना था? आपका एक शब्द क्या है? एक होता है उपमा, एक है उपमेय। ऐसे ही आपने पढ़ा था विशेषण में, एक शब्द होता है विशेषण, दूसरा होता है विशेष। विशेषण जो विशेषता बताए, विशेष क्या? जिसके माध्यम से विशेषता बताई जा रही है। नीला शब्द विशेषता बताएगा, जिसकी विशेषता बताएगा कि नीला कपड़ा है, तो कपड़ा हो जाएगा आपका विशेष। नीला शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। ऐसे ही उपमा क्या है? जो तुलना देता है, जैसे कि चांद की तुलना, चांद की उपमा दी गई किसको? चांद की उपमा दी गई है नायिका के चेहरे को। तो वापस से चेहरे की तुलना किससे की गई है? नायिका के चंद्रमा से। अब यहाँ पर चांद आपका उपमा होगा, उपमेय होगा चेहरा। अगर आप ध्यान दें तो अलंकार में बच्चों इन्हीं का ही खेल रहता है। उपमेय है, उपमेय की तुलना उपमान से की जा रही है, उपमेय और उपमान में भेद ना दिखाई दे, तो यहाँ पर बात किसकी होती है? शशि मुख पर घूंघट डाले। 7वें प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? रूपक होगा, यमक होगा, उपमा है या है अनुप्रास? तो सही उत्तर होगा रूपक। अच्छा, रूपक क्यों है? शशि मुख पर घूंघट डाले।
लेकिन तुलना किससे हो रही है, यहाँ पर शशि की तुलना है मुख से। आपका उपमेय और उपमान में अभेद दिखाई देता है। क्या है, जहां पर आपको तुलना वाले शब्द ना मिले, इजी सा है, सोच कर देखिए, जहां पर आपको तुलना वाले शब्द ना मिले, सा से सी मिल जाता तो वहां पर उपमा अलंकार होता। जहां पर आपको मिले सा, से, सी, सम और सरिस, कौन सा अलंकार होगा, वहां पर उपमा अलंकार होगा। लेकिन जहां पर इन शब्दों का लोप हो, उसके अलावा भी तुलना हो रही हो कि शशि मुख पर घूंघट डाले, ससी सा मुख है उस पर घूंघट डाले हुए है कौन, नायिका, और अंचल में दीप छुपाए, ये पंक्तियां आपने सुनी होगी। अब ये जो पंक्तियां हैं किसका घोतक है, तो बच्चों रूपक अलंकार होगा, ये आंसर होगा सही। अच्छा, यमक में आपको क्या दिखता है, अनुप्रास में क्या दिखता है, अनु। अनु का अर्थ क्या है, बार बार। प्रास का अर्थ क्या होता है, अच्छा माफी, अनु का अर्थ होता है बच्चों वर्ण, प्रास का अर्थ होता है बार बार। तो जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहीं पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न है आपका, मुदित महिपति मंदिर आए अलंकार कौन सा है। मुदित महिपति मंदिर आए, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, म की बार बार आवृत्ति है। पीछे ही बताया गया था कि कौन से अलंकार में आपको अगर उस अलंकार का आप वर्ण विच्छेद करें, शब्द विच्छेद करें तो भी आपको सही अर्थ मिलेगा। अनु का अर्थ देखिए क्या है, वर्ण। प्रास का क्या अर्थ है, बार बार। तो जहां पर आपके वर्णों की आवृत्ति हो बार बार, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, डी आंसर है सही। अब यह देखिए अरविंद से, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। भाड़ में जाए कविता, हमको कुछ नहीं आता है, हमको अलंकार नहीं आता, क्लास में सोचकर ऐसे भागना नहीं है। क्या ध्यान देना है बच्चों, अलंकार एकदम आसान है। अच्छा, अलंकार वापस से स्कूल वाली परिभाषा पर जाइए, क्या बताते हैं आपको स्कूल में जब भी अलंकार पढ़ाया जाता है, क्या सोचना है, अलंकार क्या है, जैसे नारियां अपना सुंदर बनाने के लिए क्या करती हैं, गहने पहन रही हैं, नथनियां पहन रही हैं, नए नए गहने खरीद रही हैं, अंगूठी खरीद रही हैं, वैसे ही आपका कवि अपने काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए कुछ अलंकारों का प्रयोग करता है। जैसे पीछे ही आपने क्या देखा था, मुदित महिपति मंदिर आए, जब माँ का उच्चारण हुआ तो जो पाठक है उसको पढ़ने में भी मजा आ रहा है, जो श्रोता होगा उसको सुनने में भी मजा आएगा। लेखक वही सोच कर लिख रहा है कि जो सुनने वाला है, जो पढ़ने वाला है, उसे भी अच्छा लगे, उसे भी अच्छी लगे मेरी कविता, इसलिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अलंकार बोझिल भी नहीं होने चाहिए कि कविता में सिर्फ अलंकार अलंकार दिख रहे हो, भाव कुछ हो ही ना, मजा कुछ नहीं आए, सिर्फ अलंकार ही हो, तो इसीलिए इसका भी ध्यान देना पड़ता है। अब यह देखिए अरविंद से किसके समान, फिर वापस जहां पर आपका से आ जाए, सा आ जाए, से, सा, सी, सम या फिर सरिस, कौन सा अलंकार होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो भी आप ठीक कर लेंगे, उपमा अलंकार होगा, बिल्कुल ठीक है। रति रति शोभा सब रति के शरीर की, रति रति शोभा सब रति के शरीर की, कौन सा अलंकार है, रूपक होगा, यमक होगा, उपमा होगा या होगा अनुप्रास। अच्छा, रति रति क्या दे रहा है, क्या दोनों अलग अलग अर्थ दे रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट करके बताएं। रति रति के माध्यम से आपको कौन सा अर्थ मिल रहा है, ठीक है, रति रति के माध्यम से आपको क्या मिल रहा है, अलग अलग अर्थ मिल रहा है। जहां पर आपके दोनों शब्द एक जैसे हों लेकिन अर्थ क्या प्रकट करे, अलग अलग अर्थ प्रकट करे, कौन सा अलंकार होगा बच्चों, यमक अलंकार होगा, बी आंसर सही है। रूपक में बच्चों आपको अभेद दिखाई देता है उपमान में और उपमेय में, जिससे तुलना हो रही थी और जिसकी तुलना हो रही थी, उन दोनों में। उपमा में आपको सीधे सीधे तुलना दिखाई देती है। अनुप्रास में आपको वर्णों की आवृत्ति दिखाई देगी, प्रत्येक शब्द के वर्ण की आवृत्ति हुई है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे वरमाल विराजत है, अलंकार बताएं कि कल पे कानन कुंडल मोर पखा उर बनमाल विराजत है। आसान सा है, सोच कर देखिए कि कल है, कानन है, कुंडल है, क वर्ण की आवृत्ति हुई, फिर जहां पर वर्ण की आवृत्ति हुई। वैसे अलंकार की दृष्टि से बहुत ही आसान से प्रश्न है बच्चों, उम्मीद करते हैं ये वाले प्रश्न तो आसान लगेंगे। अच्छा, अलंकार वाले थोड़े से प्रश्न कीजिए, इसके बाद क्या किया जाएगा, एक क्लास आपके लिए रख दी जाएगी जहां पर सिर्फ अलंकार वाली ही प्रश्नोत्तरी होगी, लेकिन पहले अलंकार पढ़ा दिए जाएंगे, उसके बाद वो प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी ताकि जो नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना हो। रूपक होगा, यमक होगा, उपमा होगा या अनुप्रास होगा, तो बच्चों अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही है, डी आंसर होगा। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, अलंकार बताया। हर्षाया ताल, हर्षाया किससे बना है, हर्ष से बना है। हर्ष का अर्थ क्या होता है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, हर्ष का अर्थ क्या होता है, खुशी।
ताल क्या कर रहा है? ताल खुश हो रहा है, हर्षाकर पानी भरकर ला रहा है परात में। जो बड़ी बड़ी थालियां होती हैं उन्हें परात कहा जाता है। शादियों में आपने बहुत परातें देखी होंगी। तो हर्षाया ताल, ताल क्या है? ताल तलैया। जो ताल है जहां पर पानी भरा होता है, छोटा छोटा तालाब, उसे क्या कहा जाता है? ताल कहा जाता है। तो कवि क्या कह रहा है? ताल खुश हो रहा है। क्या ताल कभी खुश हो सकता है? तो जहां पर आपके निर्जीव वस्तुओं के साथ क्या किया जाए, जहां पर निर्जीव वस्तुओं को जान देने के लिए मानव वाले भाव दिए जाएं कि हर्ष होना, खुश होना किसका भाव है? मानव का भाव है। वहीं पर कौन सा अलंकार मिलेगा आपको? मानवीकरण अलंकार मिलेगा। सी आंसर होगा सही। कहे कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी, अलंकार। अच्छा, बताना है कवि क्या कह रहे हैं कि कहे कवि बेनी, बेनी कवि कहते हैं कि बेनी ब्याल की चुराई लेनी। बेनी चुरा ली है। क्या चुरा ली है? जो चोटियां हैं, चोटियों ने सौंदर्य किसका चुराया है? सांप का सौंदर्य चुरा लिया है। अब कौन कह रहे हैं? एक बेनी किसके लिए प्रयोग हुआ है? कवि के लिए प्रयोग हुआ है। दूसरा बेनी किसके लिए प्रयोग हुआ है? चोटी के लिए, बाल के लिए प्रयोग हुआ है। लट भी कह सकते हैं इसे आप। रूपक अलंकार होगा, यमक होगा, उपमा होगा या अनुप्रास होगा। रूपक में बच्चों वापस अभेद मिलता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, चंद्रमा के समान खिलौना नहीं कहा, बस चंद्र खिलौना कह दिया। तो जहां पर आपकी तुलना वाला भेद ना दिखाई दे, वहां पर रूपक अलंकार होगा। यमक में आपके दोनों शब्द दो बार प्रयोग होंगे, दोनों अलग अलग अर्थ में। बी आंसर होगा सही। उपमा में सासे सीसम, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति। स्वर संधि के भेद बताइए कितने होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं। स्वर संधि का भेद पूछा है, मात्र संधि का भेद नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सही उत्तर दे देंगे बच्चों। बताइए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 है, 4 है, 5 है या कुल 7 भेद हैं स्वर संधि के? 3, 4, 5 या 7? अच्छा, 3 भेद आपको कहाँ मिलते हैं? स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं? 3 भेद है, 4 भेद है, 5 है या 7 है? अगर ध्यान दिया होगा तो आपको बच्चों संधि के कुल कितने भेद मिलते हैं? संधि के आपको मिलते हैं 3 भेद। संधि की बात की जा रही है, अभी स्वर संधि की नहीं। संधियों में आपको कुल 3 भेद मिलते हैं। पहला है आपका, व्यंजन से शुरुआत कर लीजिए ताकि बीच में अपने पास जगह रहे थोड़ी सी। और फिर आपका सबसे महत्वपूर्ण स्वर संधि, व्यंजन संधि, और फिर आपका आता है विसर्ग संधि। मानकर चलेंगे, पहला स्वर है, दूसरा व्यंजन है, तीसरा है विसर्ग। संधि अर्थात जोड़। संधि का मतलब क्या होता है? जोड़। समास का मतलब क्या होता है? समास में समासिक पद जो आप कर रहे हैं, जो जोड़ आप कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? समास का अर्थ होता है विक्षेप। विक्षेप अर्थात छोटा करना। तो समास का अर्थ होता है छोटा करना। संधि का अर्थ होता है मेल, मेल या फिर जोड़। अच्छा, व्यंजन, स्वर और विसर्ग, स्वर्ग के स्वर व्यंजन, माफी बच्चों, स्वर के ही, स्वर संधि के ही आपको कौन कौन से भेद मिलते हैं एक बार देखेंगे। स्वर के भेदों में ही आपको क्या मिल रहा है? सबसे पहला दीर्घ स्वर संधि, फिर गुण स्वर संधि, वृद्धि भी मिलेगा आपको, फिर गुण भी, यण भी और अयादि भी। ये हैं आपके 5 भेद। किसके? स्वर संधि के। तो स्वर संधि के कुल कितने भेद है? 5 भेद होगा सही। अच्छा, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर सीधे सीधे पूछा गया है, स्वर संधि का उदाहरण दीजिए कौन सा होगा? वागीश होगा, दिगंबर होगा, रत्नाकर होगा या होगा दक? पहली बात दक काट देंगे, क्यों? क्योंकि आपका शब्द ही अधूरा है। जहां पर आपका शब्द पूर्ण हो और उन दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों में 2 वर्णों का मेल होता है। जैसे कि आपका शब्द है हिमालय, सबसे आसान सी संधि, हिमालय शब्द हिमधन आलय से बना है। अब आपके दोनों शब्द कैसे हैं? दोनों शब्द पूर्ण हैं। दक शब्द पूर्ण नहीं है, दक शब्द पूर्णता गलत हो जाएगा। अच्छा, वागीश में क्या है? वाक धन ईश, क्या बनाएगा? वागीश बनाएगा। तो किसका मेल हुआ? आपके क वर्ण का मेल हुआ है, क व्यंजन का मेल हुआ है, तो बिल्कुल गलत होगा। यहाँ है आपकी व्यंजन संधि। अच्छा, दिगंबर, फिर दिक धन अंबर, क्या बनाएगा? दिगंबर बनाएगा। अच्छा बच्चों, दोनों में क्या नियम लगा है? जहां पर आपके स्वर का मेल हो या फिर किसी भी वर्ग के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण का मेल हो या लवा का मेल हो, किससे? किसी भी वर्ग के स्वर से या फिर 5वें वर्ण से। तो क किस में परिवर्तित हो जाएगा? या फिर वर्ग का पहला वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो क किस में परिवर्तित होगा? गा में। इसीलिए वाक धन ईश वागीश बना, दिक धन अंबर दिगंबर बना। अच्छा, रत्नाकर देखिए, रत्न धन आकर। अब कौन कौन से वर्णों का मेल हुआ है? यहाँ पर कहीं हलंत नहीं लगा है, तो किसका मेल होगा? आ का मेल हुआ आ से, दोनों मिलकर
किस में बनाते हैं? दीर्घ संधि में ही बढ़ाएंगे बड़ा वाला अ, तो आपका सी आंसर होगा बच्चों सही। अगले प्रश्न पर चलेंगे। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद बताइए। संधि विच्छेद बताना है। घुड़ धन दौड़, घोड़ धन दौड़, घोड़ा धन दौड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद बताइए। घोड़ों वाली दौड़ है। अच्छा, घुड़ आपको पता है मूल शब्द नहीं होता, घोड़ भी मूल शब्द नहीं है, घोड़ा होता है मूल शब्द। ऐसे ही सही हो जाएगा अगर आपको संधि करनी नहीं आती तो भी। ध्यान दें, संधि के आपके दोनों शब्द क्या होंगे? सार्थक होंगे, सही अर्थ देने वाले हैं। तो घोड़ा धन दौड़। इसके बाद भी क्या ध्यान देने की जरूरत है? आपका बड़ा वाला अ किससे मिल रहा है? आपके द से। तो क्या बना है? घुड़दौड़ बना है। संधि विच्छेद मात्र पूछा था तो घुड़दौड़ ही सही होगा। घोड़े की दौड़ क्या कहलाएगी? घुड़दौड़ कहलाएगी। सी आंसर है सही। महोदय का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? महोधन दय, महाधन उदय, महान धन उदय या फिर महाधन उदय। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोदय। अच्छा, आपको पता है ओ वाली मात्रा आपको कहाँ मिलती है? ओ वाली मात्रा आपको स्वर संधि में भी मिलती है। ओ की मात्रा आपको मिलती है विसर्ग संधि में भी। लेकिन जब भी आपको बताया जाता है कि विसर्ग में आपको बच्चों ओ मिलेगा, र मिलेगा, श, श, स, तो श का कोई भी रूप मिल सकता है या फिर ये इतने वर्ण आपको मिल सकते हैं विसर्ग में। तो आप क्या करते हैं? आप ये हटाकर देखते हैं। अगर आप मात्रा हटाएंगे तब भी आपके दोनों शब्द पूर्ण हो रहे हैं, तभी वो विसर्ग संधि होगी। तो ना तो यहाँ पर मह पूरा हुआ है, ना ही दय पूरा हुआ, इसीलिए विसर्ग संधि नहीं है। जब विसर्ग संधि पढ़ाई जाती है तो आपको क्या बताया था बच्चों? 5 वर्णों की ट्रिक है। अगर ये वर्ण आप हटाते हैं तो आप विसर्ग लगाएंगे, अगर विसर्ग हटता है तो इन 5 में से ही कोई वर्ण आपको मिलेगा वहां पर, या तो विसर्ग लगेगा या तो ये 5 वर्ण मिलेंगे। अब अगर विसर्ग संधि नहीं है तब आपको क्या करना है? अब आसानी से लिख लीजिए, महोदय, महाधन उदय। उदय बिल्कुल गलत होगा, दय भी गलत है, उदय, महाधन उदय या महान धन उदय, महान धन उदय गलत होगा बच्चों। महाधन उदय सही है। कैसे? आपके ओ वर्ण की प्राप्ति आपको कैसे होती है? ओ बनता किससे है? ऊ का मेल किससे हो जाए? अगर आ का मेल हो जाए, माफी, आ का मेल हो जाए बच्चों ऊ से तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अच्छा, ये तो बच्चों आपको बताया गया था जब उच्चारण स्थान आप सीख रहे थे तब भी, कि आ का मेल ऊ से हो तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अगर आ का मेल ई से हो जाए तब आपको किसकी प्राप्ति होगी? ए की प्राप्ति होगी। दोनों ही याद रखें। अच्छा, ये दोनों आपको मिलते कहाँ पर है? तो गुण संधि में ये दोनों सूत्र मिलते हैं आपको। अगर आपने वर्ण विचार सही से पढ़ा है तो भी बच्चों ये वाला प्रश्न आप ठीक कर देंगे। तो घोड़ा दन पीछे क्या लिखा था बच्चों? घोड़ा दंदौड़, घुड़दौड़ बनाता है महाधन उदय। महाधन उदय क्या बनाएगा? महोदय बनाएगा। अच्छा, कैसे? क्योंकि अ की मात्रा जब ऊ से मिलती है तो क्या बन जाता है? अ की मात्रा मिली ऊ से, दोनों मिलकर क्या बनाएगा? ओ बनाएगा। अब ये सूत्र आपने पढ़ा कहाँ पर है? गुण संधि में पढ़ा है। ओ वाली मात्रा और ए वाली मात्रा आपको यही मिलती है, भूलेंगे नहीं। डी आंसर होगा सही। अच्छा, तन्मय का सही संधि विच्छेद बताइए कि तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन्मय का सही संधि विच्छेद करेंगे। तन धन मय होगा, तम धन अय होगा, तत धन मय होगा या फिर तन धन अमय होगा। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वागीश है, घुड़दौड़ है, तन्मय है, उद्धरण है, उद्धरण है, क्या होगा सही? पीछे ही आपको बताया जा चुका है, वागीश भी आपको बता दिया था। इसके अलावा भी बच्चों तन्मय बताया है तो तन्मय सही होगा, तम अय सही होगा, तत्मय सही होगा या फिर तन अमय सही होगा। अच्छा, तन अमय पहले गलत कर दीजिए। क्यों तन अमय गलत करेंगे? तन्मय आपकी अ की मात्रा होती तो न पूरा हो जाता। शब्द क्या लिखा है? न के नीचे हलंत होना चाहिए तो न पूरा नहीं है। अच्छा, न के नीचे हलंत लगा है तो आपको क्या जानना है? त थ द ध न कौन सा वर्ण है? न पांचवा वर्ण है। तो पांचवा वर्ण किस में परिवर्तित होता है? पहला वर्ण ही पांचवे में परिवर्तित होता है। तो तत्धनमय, तत्धनमय मिलकर ही क्या बना है? यही दोनों मिलकर आपका त मिलेगा किससे? म से। तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा? न में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, ये व्यंजन संधि के तो बच्चों आपको नियम पढ़ने होते हैं। अगर स्वर संधि पढ़नी है एकदम आसान है। स्वर क्यों आसान है? स्वर में आसानी से समझ आ जाते हैं आपको भेद, लेकिन व्यंजन में थोड़ी सी समस्या आती है क्योंकि वहां पर है आपके थोड़े से अलग अलग नियम, वो पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो तन धनमय, तत धनमय बनाएगा क्योंकि आपका न क्या है? पांचवा वर्ण है। पांचवा वर्ण परिवर्तित किससे होता है? पहले वाले वर्ण से, पहले वाले वर्ण से। तो बच्चों सी आंसर होगा सही, तत धनमय। उद्धरण का सही संधि विच्छेद बताइए। अच्छा, ये भी ध्यान देंगे बच्चों, आपका ये है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द। तन में पूछा जाता है। इसके अलावा आपने पवन, पावन,
पावक, ये सब तो कर ही लिए होंगे। उद्धरण का सही संधि विच्छेद बताइए। वापस से लिखेंगे, उद्धरण, उद्धरण का सही संधि विच्छेद करें, क्या होगा? अच्छा, उद शब्द है, हरण शब्द है। अब क्या ध्यान देना है, आपका पूरा शब्द है ये। अब क्या ध्यान देंगे, त थ द ध न, त है, थ है, द है। अब तीसरा वर्ण भी कब परिवर्तित होता है, जब पहले से कोई अलग वर्ण मिले। बाकी कुछ भी नियम नहीं याद हो, फिर भी क्या ध्यान देना है, अगर पहला तीसरे से मिल जाए, पहला किसी तीसरे से मिले तो तीसरे में परिवर्तन आता है, पहला पांचवे से मिले तो पांचवे में परिवर्तित होता है। पांचवे में परिवर्तित करना कठिन हो सकता है, लेकिन अगर पूरा शब्द दिया हो, पूरे शब्द को अलग अलग करना, संधि विच्छेद करना बड़ा आसान हो जाता है। अगर द दिया है तो द किससे बना होगा, त से बना होगा। उत धन हरण होगा आपका मूल शब्द, बाकी का वैसा ही रह जाएगा। जो आपका दूसरा शब्द है वैसे का वैसा ही पहले शब्द के वर्ण में आता है परिवर्तन। तो उत धन हरण आपका सी आंसर होगा सही। तजोमय का सही संधि विच्छेद बताइए। तजोमय, तेज धन ओमय, तेजह धन अमय, तेजह धन मय या फिर तेजो धन मय। वापस आपको बताया था बच्चों विसर्ग संधि में फिर छोटी सी ट्रिक है। कौन कौन से वर्ण याद करेंगे, ओ याद कर लीजिए, र है, तीनों शा में से कोई तालु वाला है, मूर्धा वाला है, दंते वाला सा है। इनमें से कोई भी वर्ण मिलेगा विसर्ग हटने पर आपको। अच्छा, ये मिलेंगे कैसे, इसके लिए थोड़ा सा आपको सीखना होगा सही से विसर्ग संधि। अब अगर आप यहाँ से ओ की मात्रा हटाएं तो तेज भी आपका मूल शब्द है, इसके बाद मय भी मूल शब्द है, तो तेज धन मय पहले ही निकला। आपका अमय गलत होगा, ओमय ही गलत होगा। अब मय दो जगह दिया है, तेजह धन मय होगा, तेजो धन मय होगा, तेजह धन अमय होगा। कौन सा शब्द होगा सही? वापस से बच्चों अगर यहाँ पर मात्रा ही दी है तो मात्रा गलत हो जाएगी, मात्रा हटेगी विसर्ग लगेगा, और यही विसर्ग हटकर आपका ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो तेजह धनमय ही क्या बनाता है, तेजोमय बनाता है। सी आंसर होगा बच्चों सही। राकेश का सही संधि विच्छेद बताइए। अच्छा, राकेश की तरह आपको और बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं। आपको राकेश के साथ राकेश मिलेगा, सुरेश शब्द ले लीजिए। ईश से जुड़कर बहुत सारे शब्दों की प्राप्ति होती है उसको संधि में। अच्छा, सुरेश शब्द है, राकेश आपने देखा ही। इसके अलावा भी बच्चों कुछ और उदाहरण तो नहीं याद आ रहे हैं, आप लिखकर बताएंगे। जैसे कि सुरेश शब्द हुआ, राकेश शब्द हुआ, जो शब्द आपके ईश से मिलकर बनते हैं। अच्छा, एक शब्द है आपका पर्वत के लिए, थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है, माफी। अगर बच्चों किसी को याद होगा कि पर्वत का एक पर्यायवाची है जिससे मिलकर ईश एक बनाता है नया शब्द, आप बताएंगे पर्वत का ईश्वर क्या कहलाता है? अच्छा, राकेश का सही संधि विच्छेद राके धन शाह होगा, राक धन ईश होगा, राका धन ईश होगा या फिर राका धन ईश होगा। अच्छा, जहां भी आपका ईश शब्द आए, राकेश है किसी के ईश्वर की बात हो रही है, अब यहाँ पर किसके ईश्वर की बात हो रही है, राका के ईश्वर की। अगर आपको संधि नहीं भी आती, आपको अगर नहीं पता है, पहली बात बच्चों डी सही होगा, तो भी अगर आपके ऐसे शब्द है राकेश, सुरेश, रमेश, अच्छा चलिए एक रमेश शब्द भी मिला, लेकिन फिर भी अभी हमें पर्वत वाला उत्तर नहीं याद आया है, पर्वत वाला शब्द नहीं याद आया है। जिन बच्चों को याद हो एक बार कमेंट करके बताएंगे। सुरेश शब्द है, रमेश है, राकेश है, ये शब्द अंत में ईश लगने से बने हैं। ईश का अर्थ क्या होता है, ईश्वर। तो राका का ईश्वर क्या कहलाएगा, राकेश कहलाएगा। डी आंसर होगा सही, आपका मूल शब्द है राका। अब इसमें क्या ध्यान देना है, अ का मेल हुआ है ई से, अब अ का मेल ई से हो, आपको पीछे ही बताया गया था। अगर आपने पढ़े हो सही से वर्ण विचार तो भी आपको पता होगा, अ का मेल ई से हो तो ए में परिवर्तित हो जाता है। इसे ही आप क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। गुण संधि का उदाहरण है बच्चों, डी सही होगा। अच्छा, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए कि निरोग में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताएंगे। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। वापस क्या करेंगे, निरोग शब्द सोच कर देखिए। अच्छा, व्यंजन संधि में थोड़ा सा तब तक सूत्र बता दिया जाए जब तक बच्चे सोच रहे हैं। स्वर संधि में बच्चों क्या होता है, स्वर का मेल होता है स्वर से। व्यंजन में थोड़ी सी बात बड़ी हो जाती है, स्वर का मेल हो सकता है व्यंजन से भी, व्यंजन का मेल हो सकता है स्वर से भी, व्यंजन का मेल हो सकता है व्यंजन से भी।
तीनों ही स्थितियों में कौन सी संधि होगी? तीनों ही स्थितियों में व्यंजन संधि होगी। अच्छा, विसर्ग संधि कब होगी? जब आपका विसर्ग मिल जाए व्यंजन से, विसर्ग मिल जाए स्वर से। इन्हीं दोनों स्थितियों में आपको विसर्ग संधि की प्राप्ति होती है। तो ये वाला प्रश्न देखेंगे, बताएंगे निरोग। अच्छा, आपका शब्द है निधन रोग, क्या बनाएगा? क्या ये निरोग बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा? निधन रोग ही क्या बनाता है? निरोग बनाता है। अब इसमें कौन सी संधि होगी? ये जो आपका वर्ड है क्या कहलाएगा? विसर्ग कहलाएगा या फिर नहीं? जहां पर आपका विसर्ग लगा कौन सी संधि है? निधन रोग, निरोग बनाएगा। स्वर व्यंजन विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों विसर्ग होगा, सी आंसर होगा सही। निर्जन में बताएं कौन सी संधि है? अच्छा, निर्जन संधि बतानी है। निर्जन में क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं है। वापस आपको मात्रा क्या मिली? मात्रा मिली र की। जहां पर भी आपको श, श, स, तीनों श में से कोई श, र मिल जाए, ओ मिल जाए, तो र वाली मात्रा के लिए आपको क्या करना है? ध्यान देना है। निह कर दीजिए, जन कर दीजिए। र वाली मात्रा हटाएंगे तभी आपका विसर्ग लगेगा। तो निधन जन ही क्या बनाएगा? निर्जन बनाएगा। स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, विसर्ग ही होगा। अब विसर्ग क्यों होगा? क्योंकि विसर्ग किससे मिला है? ज क्या है आपका? व्यंजन। तो विसर्ग का मेल हो व्यंजन से, कौन सी संधि होगी? आपकी विसर्ग संधि ही होगी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अच्छा, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद बताइए। वाता के अनुसार, वाता के अनुकूल क्या कहलाता है? वातानुकूल कहलाता है। वात धन अनुकूल होगा, वात धन अनुकूल होगा। अच्छा, अनुकूल भी ठीक लिखना आता है तो भी ठीक कर सकते हैं। वाता धन अनुकूल, वाता धन अनुकूल। वातानुकूल का सही उदाहरण बताएं। अच्छा, अनुकूल में आपको पता है अनुकूल नहीं होता, गलत है। अनुकूल आपका ये ठीक है, अनुकूल भी ये आपका ठीक है, अनुकूल फिर ये आपका गलत है। तो अनुकूल के दो रूप आपको मिले। अब वातानुकूल होगा या वात अनुकूल होगा? बच्चों वाता शब्द अशुद्ध होता है, वात अनुकूल शुद्ध होगा। अब इसके साथ भी वा के अगर ता के नीचे हलंत नहीं है तो आपकी मात्रा कौन सी होगी? अ अनुकूल लिखा है तो जुड़ेगा किससे? बड़े वाले माफी, छोटे वाले अ से। छोटे वाले अ का मेल होगा छोटे वाले अ से। दोनों के मेल से आपको क्या प्राप्त होगा? बड़ा वाला अ ही प्राप्त होगा। तो वात धन अनुकूल क्या बनाएगा? वातानुकूल बनाएगा। कौन सा वाला आपका शब्द सही होगा? तो ए आंसर होगा सही। अगले प्रश्न पर चलें। व्यर्थ शब्द में किन वर्गों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द देखिए और बताइए कौन से आपके वर्गों की या फिर वर्डों की हुई है संधि। ई का मेल हुआ है अ से, ई का मेल हुआ है उ से, ई का मेल ए से, या फिर ई का मेल अ से। अच्छा, बहुत अच्छा सा शब्द है आपका वी धन अर्थ। चलिए यहाँ लिख दिया जाए, वी का मेल हो अर्थ से, यही आपका व्यर्थ शब्द बनाता है। अब आपको पता है यहाँ पर आपको य की प्राप्ति हुई, यहाँ पर या नहीं है, यहाँ पर भी या नहीं है। तो य, व और र किन सूत्रों में मिलता है आपको? य व र कौन से सूत्र में मिलता है? तो ये मिलता है आपको यण सूत्र में। अगर यण भी याद है तो भी ठीक कर लेंगे। कैसे ठीक करेंगे? कि आपका ई अगर मिल जाए किसी भी विजातीय स्वर से, आ हो सकता है, उ हो सकता है, री हो सकता है, कोई भी दूसरा स्वर, ई को छोड़कर ई से कोई भी दूसरा स्वर मिल जाए तो कौन सी संधि होगी? आपकी यण संधि होगी। य बनेगा ई से, व बनता है उ से, और री बनता है री, रा में परिवर्तित हो जाता है। तो वी धन अर्थ ही क्या बनाता है? व्यर्थ बनाता है। ई का मेल किससे हो रहा है? अ से हो रहा है। कौन सा वाला आपका आंसर सही होगा? आपका आंसर सही होगा बच्चों ए आंसर सही है, बाकी सब में गलती है। अच्छा, अब आपको एक नया प्रश्न दिया जा रहा है, खर का पर्यायवाची शब्द बताइए। ये आपको नहीं बताया जाएगा, ये वाला उत्तर आप बच्चे स्वयं देंगे। स्वयं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दें। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें बच्चों, धन्यवाद। अच्छा, जो जो प्रश्न ठीक लगे उन पर उनके लिए क्लास को लाइक कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है, आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं, तो क्लास को जरूर लाइक करें बच्चों, क्योंकि पता नहीं चलता है जिन जिन बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है, अगर लाइक करेंगे तो बच्चों पता चलता है कि क्लास ठीक थी या नहीं ठीक थी। बाकी टेक्नीशियन वाला सिस्टम तो नहीं है हमारा, तो हमें नहीं पता लाइक करने से और क्या क्या फायदे हैं, लेकिन कम से कम आपके एजुकेटर को ये पता चल जाएगा कि ठीक है आपको क्लास पसंद आई या नहीं पसंद आई। इसके अलावा ये सब छोड़िए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, इन सभी प्रश्नों में कहीं पर भी डाउट है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली क्लास में क्या करेंगे? अगली क्लास में आकर ही जब क्लास शुरू होने वाली होती है बच्चों, तुरंत ही वहां पर कमेंट कर दीजिए। आपका एजुकेटर नहीं आया है तो भी कमेंट कर दें, ताकि
आते ही पहले वो कमेंट दिख जाएगा, जो भी बच्चों के डाउट थे पहले उसी पर ही चर्चा कर ली जाएगी, तब हम करेंगे प्रश्नोत्तरी। अच्छा, सभी बच्चों के लिए है ये भाई। अगर आपकी 3 बजे क्लास शुरू होने वाली है, 5 मिनट पहले आइए क्लास के लिंक पर, वहीं पर ही कमेंट डाल दीजिए कि हाँ पिछली क्लास में या इस क्लास में बच्चों ये प्रश्न हुआ था, मैम ये प्रश्न हुआ था। कोई हमारा दोस्त बता दे या मैम बता दे, जिनको भी ठीक लगता है इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये प्रश्न हमारी समझ में नहीं आया था, तब हम उस प्रश्न पर डिस्कशन कर लेंगे। ये बताना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी था। कोशिश करेंगे ये वाला सिस्टम थोड़ा सा रिपीट करें हम बच्चे भी, क्योंकि जरूरी है बच्चों। जो बच्चे डाउट में रह जाते हैं उनका डाउट नहीं क्लियर हो पाता है। और व्याकरण है बच्चों, अगर डाउट रहेगा तो फिर भाषा समझने में होगी कठिनाई। भाषा का प्रयोग थोड़ा सा शुद्धता से करें। बाकी मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी एग्जाम हो जाएगा। आराम से प्रैक्टिस करते रहे, थोड़ी थोड़ी हिंदी पढ़े, हिंदी से प्रेम बनाए रखे बच्चों। धन्यवाद।